नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका कलेक्टर जी पर। आज है 29 मार्च 2023। देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला टॉपिक, भारत में पहला क्वांटम कंप्यूटिंग नेटवर्क। देखते हैं ये क्या है। भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क का परिचालन कहाँ शुरू किया गया। ऑप्शन है नई दिल्ली, भुवनेश्वर, नोएडा, पुणे। तो आंसर है नई दिल्ली। अगर इन्हें आप पहचान रहे हैं तो ये हैं हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री हैं। नई दिल्ली में देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग टेलीकॉम नेटवर्क शुरू हुआ। इसकी शुरुआत केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। केंद्रीय रेल मंत्री भी हैं, संचार मंत्री भी हैं, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। इस नेटवर्क की शुरुआत केंद्रीय मंत्री ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन में किया। नई दिल्ली में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन हुआ, पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कॉन्क्लेव हुआ, वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई। किस नेटवर्क की? पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क, दूरसंचार नेटवर्क की शुरुआत किसने की है? केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा की गई। इस दूरसंचार नेटवर्क को संचार भवन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के बीच शुरू किया गया है। साथ ही यहाँ पर स्मॉल एग्जीबिशन क्वांटम कंप्यूटिंग फर्म का भी उद्घाटन किया गया। यह सिस्टम बहुत मजबूत है। यहाँ पर देखिए नाम जोड़ गया क्वांटम कंप्यूटिंग, तो इसीलिए यह सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत है। ऐसा कहा जा रहा है इसे हैक नहीं किया जा सकता। तथा केंद्रीय मंत्री जो अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने एथिकल हैकर्स को इनवाइट किया है। एथिकल हैकर्स मतलब जो अच्छे काम के लिए हैकिंग करते हैं। एथिकल हैकर्स को इनवाइट किया है कि एनक्रिप्शन अगर वो ब्रेक कर पाते हैं, इस चीज़ का एनक्रिप्शन ब्रेक करना एक तरीके से इम्पॉसिबल है इसका, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग पर आधारित ये नेटवर्क है। फिर भी अगर कोई एथिकल हैकर इस एनक्रिप्शन को ब्रेक कर पाता है तो उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये टेस्ट करने के लिए मतलब ये रखा गया प्राइस मनी कि ये कितना ज़्यादा मजबूत है क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क। बात करते हैं अगर क्वांटम कंप्यूटिंग की, तो अच्छा देखिए, वैसे ये क्वांटम कंप्यूटिंग इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है, तो उसी तरीके से ये क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क भी लाया गया है, क्योंकि ताकि यहाँ पे जैसे हैकर्स की बात लिखी गई है, नेटवर्क हैक कर लिए जाते हैं आसानी से कई बार। तो क्वांटम कंप्यूटिंग से इस तरीके का मतलब एनक्रिप्शन लाया गया है, इस तरीके का लाया गया है नेटवर्क कि उसे हैक नहीं किया जा सकता। बात करें अगर क्वांटम कंप्यूटिंग की, तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग एक वृहद संकल्पना या प्रौद्योगिकी है जिस पर क्वांटम कंप्यूटर आधारित होते हैं। क्वांटम कंप्यूटर क्या होते हैं? क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स अर्थात क्वांटम बिट्स पर आधारित होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स के माध्यम से गणना, डाटा संग्रहण और उसका विश्लेषण करते हैं, आदि करते हैं। जैसे कि नॉर्मल कंप्यूटर जो आज हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें किस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है? बाइनरी लैंग्वेज का। 0 और 1 ये दो चीज़ें उसमें यूज़ की जाती है, 0 और 1, जिसमें हम लोग ऑन और ऑफ इस तरीके से समझते हैं। तो वहाँ पे बाइनरी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। मतलब अगर 0 और 1 को 8 सीरीज़ तक हम लोग जमाते हैं, 8th सीरीज़ तक, तो उसे हम लोग एक बिट कहते हैं। तो उसी तरीके से वो बिट्स पे आधारित होता है हमारा जो नॉर्मल कंप्यूटर है, बिट्स है, फिर बाइट्स है, इस तरीके से। और इसकी गणना जो है ये क्यू बिट्स के आधार पर की जाती है। ठीक है, क्यू बिट्स के आधार पर की जाती है। अब देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग एक तेज़ी से उभरती हुई तकनीक है जो पारंपरिक कंप्यूटरों के लिए बहुत जटिल समस्याओं को हल करने हेतु क्वांटम यांत्रिकी के नियमों का उपयोग करती है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम यांत्रिकी, जो भी क्वांटम मैकेनिक्स के जो सिद्धांत होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के जो प्रिंसिपल होते हैं, उन पर आधारित होता है। और इसमें डाटा को कई तरह से प्रोसेस किया जा सकता है, तो ये बहुत ही यूज़फुल है। चलिए अगला टॉपिक क्या है? पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल। देखते हैं कहाँ हुआ और ये क्या क्या है। पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। तो आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसका आयोजन 24 से 26 मार्च तक किया गया। यह उत्सव फेस्टिवल है, तो ये उत्सव है। यह उत्सव आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार, फ्रांसीसी विकास एजेंसी और यूरोपीय संघ के समर्थन से आयोजित किया गया। किसके समर्थन से? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार, फ्रांसीसी विकास एजेंसी, यूरोपीय संघ, इन सब के समर्थन से। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? NIUA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर। U20 जैसे G20 है तो उसी पे आधारित है U20 अर्बन 20। इसके तहत पहला शहरी जलवायु फिल्म समारोह आयोजित किया जा रहा है। अब देखिए इसका एक तरीके से उद्देश्य क्या है। दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को ऐसी फिल्में प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था जो दर्शाती हैं कि कैसे बदलते परिवेश दुनिया भर के शहरों में जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल है, अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल या फिर शहरी जलवायु फिल्म समारोह। तो एक तरीके से क्या किया गया था नई दिल्ली में जब आमंत्रित इन लोगों को किया गया, ये सब किया गया, तो अलग अलग फिल्म्स को प्रदर्शित करना और फिल्म के माध्यम से, क्योंकि जो चलचित्र होते हैं, जो मूवीज़ होती हैं, उनका इम्पैक्ट दिमाग पे, उनका असर दिमाग पे बहुत जल्दी पड़ता है। तो फिल्म के माध्यम से जलवायु का क्या असर पड़ रहा है, किस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही है, उस चीज़ को दिखाना इस समारोह का उद्देश्य था। उद्देश्य देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कैसे, शहरी बस्तियों पर जलवायु परिवर्तन के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के बारे में दर्शकों को जागरूक करने के लिए फिल्म के शक्तिशाली माध्यम का उपयोग करना। फिल्म एक शक्तिशाली माध्यम है क्योंकि जो आंखें देखती है वो जल्दी हम लोग के दिमाग में प्रिंट हो जाता है, तो ये चीज़ है। अब अगला टॉपिक ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये क्या है तो आइए देखते हैं। हाल ही में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का आरंभ किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया? ऑप्शन है नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर। तो आंसर है भूपेंद्र यादव। हाल ही में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का शुभारंभ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया। इसका आरंभ कहाँ से किया गया? टिकली गांव, हरियाणा से किया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली पर्वत श्रृंखला के 4 राज्यों में, वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली। 4 राज्यों में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य क्या है इस अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का? अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर क्षेत्र को हरा भरा बनाना है। अरावली पर्वत श्रृंखला, पहाड़ी श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर क्षेत्र को हरा बनाना है, ये इसका उद्देश्य है। यह परियोजना केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के प्रयासों का हिस्सा है जो पूरे देश में हरित मार्ग बनाने के लिए काम कर रहे हैं ताकि भूमि के विघटन और रेगिस्तानीकरण से निपटा जा सके। यह परियोजना कई उद्देश्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखती है, जैसे अरावली श्रृंखला के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को सुधारना, मिट्टी के गिरावट, रेगिस्तानीकरण और धूल तूफानों को रोकने के लिए हरी बाधा बनाना। तो वही है ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अगर बात की जाए अरावली पर्वत की, तो अरावली पर्वत जो है वो प्राचीनतम पर्वत माना जाता है। इसकी श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक फैली है? अहमदाबाद से दिल्ली तक फैली है। और सबसे ऊंची चोटी अरावली की कौन सी है? गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर लंबी है। गुरु शिखर जो 1722 मीटर लंबी है, सॉरी ऊंची है, 1722 मीटर ऊंची है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, वैसे अगर यहाँ पे और ऑप्शंस की बात की जाए तो भूपेंद्र यादव तो केंद्रीय मंत्री हो गए, पर्यावरण मंत्री। अश्विनी वैष्णव हमने कुछ समय पहले अभी देखा, कुछ पहले क्वेश्चन में, केंद्रीय रेल मंत्री, संचार मंत्री, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं वो। अगर बात की जाए नितिन गडकरी जी की, तो ये सड़क परिवहन मंत्रालय के मंत्री हैं। और अनुराग ठाकुर ये केंद्रीय खेल मंत्री हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। मनरेगा मजदूरी दर में परिवर्तन हुआ, देखते हैं कितना क्या परिवर्तन हुआ है। मनरेगा योजना के तहत मजदूरी में सर्वाधिक मजदूरी देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो आंसर है हरियाणा। मनरेगा योजना के तहत सर्वाधिक मजदूरी देने वाला राज्य हरियाणा बन गया है, 357 रुपये प्रतिदिन। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सबसे कम मजदूरी दी जा रही है, 221 रुपये प्रतिदिन। और सर्वाधिक ग्रोथ जो देखी गई है, मतलब जो पिछला मजदूरी दर दिया जा रहा था और अब कितना मजदूरी दर दिया जा रहा है, उन दोनों में सबसे ज़्यादा डिफरेंस, सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस राज्य में देखी गई है? तो वो है राजस्थान। 231 रुपये पहले दिया जाता था, अब 255 रुपये दिया जा रहा है। तो सर्वाधिक मजदूरी 357 रुपये प्रतिदिन हरियाणा, न्यूनतम मजदूरी 221 रुपये प्रतिदिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक ग्रोथ 231 से 255 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया राजस्थान में। अगर बात करें मनरेगा योजना की, तो मनरेगा का पहले नाम क्या था? नरेगा। नरेगा 2005 का अधिनियम है। अब ये देखते हैं फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
ये 2005 का अधिनियम है, ये डेट हम लोग को याद रखनी है। यह 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ था, 2 फरवरी 2006 से। ये पहले था नरेगा, उसके बाद 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती के समय 2 अक्टूबर 2009 से मनरेगा कर दिया गया, नरेगा से मनरेगा। अब मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, या फिर इंग्लिश में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। उद्देश्य क्या है मनरेगा योजना का? ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुधार बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को बढ़ाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला टॉपिक है विशेष साहित्यिक सम्मान। देखते हैं ये क्या है। फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर ने किसे विशेष साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, शेख मुजीबुर रहमान, पुष्पदहल प्रचंड, शेख हसीना। तो आंसर है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के भूतपूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनको फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर ने विशेष साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया। बंगबंधु मतलब बंगाल का बंधु, इनको बांग्लादेश का एक तरीके से जनक माना जाता है। बंगबंधु मुजीबुर रहमान को अपने ट्रायोलॉजी, इनकी बुक कौन कौन सी है, मतलब रचना कौन कौन सी है? अनफिनिश्ड मेमोयर्स, द प्रेजेंट डायरी, द न्यू चाइना 1952, इन रचनाओं के लिए सम्मानित किया गया। इन रचनाओं के लिए शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया। अब ये लिखा है, यही है फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर की स्थापना 1987 में साहित्य और कला के माध्यम से सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और सांस्कृतिक रहस्यपूर्ण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में की गई थी। तो देखिए ये पॉइंट जो है इसको अगर याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा कि 1987 में इसकी स्थापना की गई थी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो है वो सार्क है, वो हम लोग अभी आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर विशेष साहित्यिक सम्मान किसे मिला? शेख मुजीबुर रहमान को, इनको इससे सम्मानित किया गया। चलिए देखते हैं सार्क के बारे में। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, या फिर जिसे हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, या दक्षेस भी कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो ये 8 देश सार्क के अंतर्गत आते हैं, ये हम लोग को याद रखना है। अगला टॉपिक है 37वां जैव विविधता विरासत स्थल। देखते हैं ये कौन सा है, कहाँ पर है। भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन हैं अजरम केरल, नरो हिल्स मध्य प्रदेश, अम्बोली क्षेत्र महाराष्ट्र, गंधमर्दन हिल्स ओडिशा। तो इसका आंसर है गंधमर्दन हिल्स ओडिशा। और ये गंधमर्दन हिल्स ओडिशा में ये एक हरिशंकर मंदिर है। भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसे ओडिशा का आयुर्वेदिक स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। जो गंधमर्दन हिल्स है उसे आयुर्वेदिक स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जो आयुर्वेद के लिए प्रसिद्ध हैं, जो औषधि में बहुत सहायता करती हैं तथा जो आयुर्वेदिक औषधि के रूप में मानी जाती हैं। यहाँ लंबे समय से हो रहे बॉक्साइट खनन के कारण लोगों द्वारा अत्यधिक प्रतिरोध हो रहा था, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। अब क्योंकि एक तरीके से इसे 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है, तो यहाँ पे पहले बॉक्साइट खनन हो रहा था, लोग विरोध कर रहे थे क्योंकि पर्यावरण का क्षरण हो रहा था। अब क्योंकि जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिए हैं, एक तरीके से अब ये देश के ही नहीं मतलब दुनिया के भी नज़र में आ गया है, तो इसीलिए अब ये संरक्षित हो चुका है। तो अब यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। यह ओडिशा राज्य का तीसरा तथा भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल है। ओडिशा राज्य का तीसरा, ठीक है, तीसरा। पहले एक तो महेंद्रगिरी पहाड़ी है और एक शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, एक महेंद्रगिरी पहाड़ी है, एक कुछ और है, और एक अब ये तीसरा, तो ये तीसरा ये बन गया गंधमर्दन हिल्स। और भारत का कौन सा है? 37वां।
37वां नंबर का जैव विविधता विरासत स्थल है। जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002। जैव विविधता अधिनियम कब का है? 2002। ये डेट भी हम लोग को याद रखनी है। अगला टॉपिक क्या है? वायु प्रहार अभ्यास। देखते हैं ये किसके किसके बीच हुआ। वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी क्षेत्र में या पूर्वी क्षेत्र में। तो आंसर है पूर्वी क्षेत्र में। हाल ही में पूर्वी क्षेत्र में वायु प्रहार नामक अभ्यास का आयोजन किया गया। यह अभ्यास किसके किसके बीच हुआ? भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच में। ऐसे हम लोग देखते हैं कि बायलैटरल होता है या फिर मल्टीलैटरल होता है, बहुपक्षीय होता है या फिर द्विपक्षीय होता है, दो देशों के बीच में या कई देशों के बीच में। तो ये इंडिया के ही भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच में किया गया है। भारतीय सेना और वायुसेना के ने पूर्वी क्षेत्र में एयर हिट मतलब क्या है? यही वायु प्रहार है। एयर हिट मतलब वही वायु प्रहार नामक 96 घंटे का बहु डोमेन वायु और भूमि अभ्यास किया। 96 घंटे का, इतना लंबा था, अलग अलग शिफ्ट में मतलब किया गया होगा। 96 घंटे का बहु डोमेन मल्टी डोमेन वायु और भूमि अभ्यास किया गया। अब ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन होता क्या है? सेना की विभिन्न शाखाओं में कौन कौन सी विभिन्न शाखाएं हैं, चाहे वो वायुसेना है या फिर नौसेना है, थल सेना है, गतिविधियों का समन्वय करने के लिए, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का उपयोग किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र है कि सशस्त्र बलों की सभी शाखाएं एक समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्बाध रूप से एक साथ काम करें। अगला टॉपिक क्या है? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन। इसे भी देख लेते हैं। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शंस हैं बाली इंडोनेशिया, न्यूयॉर्क, नीदरलैंड, तजाकिस्तान। तो आंसर है न्यूयॉर्क। अब देखिए ये तजाकिस्तान लिखा है, इंग्लिश में अगर देखेंगे तो इंग्लिश में ताजिकिस्तान लिखा होता है, TAJIKISTAN, ताजिकिस्तान, और हिंदी में तजाकिस्तान लिखा आता है। और नीदरलैंड को और क्या कहते हैं? हॉलैंड, नीदरलैंड या फिर हॉलैंड। चलिए, न्यूयॉर्क में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। ये जल सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। 22 मार्च को इसका आयोजन हुआ है। क्यों? क्योंकि 22 मार्च को विश्व जल दिवस था। थीम क्या थी इसकी? वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नीदरलैंड और तजाकिस्तान ने इसका आयोजन किया। आयोजन हुआ कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। आयोजन किसके द्वारा किया गया? नीदरलैंड और तजाकिस्तान के द्वारा। और इंडोनेशिया की बात की जाए तो यहाँ पर क्या हुआ था? दूसरा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क का आयोजन हुआ था। सेकंड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क का आयोजन हुआ था। चलिए अब लास्ट क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में इसरो ने एक साथ कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? 36। गोरता शहीद स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? कर्नाटक। देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है जिसने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया? 188वां 188 स्थापना दिवस। असम राइफल्स। हाल ही में सात्विक साईराज चिराग शेट्टी ने किस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब जीता? स्विस ओपन 300। अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया? 25 मार्च। हाल ही में AHF एशियन हॉकी फेडरेशन एथलीट एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? सलीमा टेटे, जो झारखंड की हैं। इंटेल के संस्थापक कौन थे या सह संस्थापक को-फाउंडर जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो वो है गॉर्डन मूर। ओके, थैंक यू। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।